हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उसके जो महत्वपूर्ण कवि है उन कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे तो आपको नियमित वीडियो मिलती रहेगी। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वो डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम जो हमारे प्रमुख जो कवि है, प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है, पहला है जो नागार्जुन। जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको एक सूत्र बताया था इनकी जन्म डेट से। अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया, इस प्रकार का एक सूत्र बताया था। अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया। अब देखो, अज्ञेय हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, और केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह, ये जो चार कवि है इनकी जो जन्म डेट है वो 1911 ईस्वी है। आपको याद करने में सुविधा होगी। जन्म स्थान की बात करें तो ग्राम सतलका दरभंगा में इनका हुआ था। मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, यानी नागार्जुन है उस नागार्जुन का जो मूल नाम था या जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा, यानी पहले जो नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। और 1936 ईस्वी में जब ये श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इनका नाम क्या पड़ा, नागार्जुन। प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। युग धारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। यहाँ पर जो मैंने ये सन लिखी है तो ज्यादातर इनको सन इनके बारे में कम ही पूछते हैं, यानी इसकी जो डेट है वो कम पूछते हैं, पर इनकी जो लिखने का जो है सन की, इससे क्या है कि इनका क्रम पूछते हैं। भाई जो पहले युग धारा है उसके बाद में सतरंगे पंखों वाली है, तो इस प्रकार इनका क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन सी है बाद में कौन सी है, तो ये आपको याद करने में सुविधा हो। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, भस्माकुर खंडकाव्य है, पुरानी जूतियों का कोर्स 1983 ईस्वी, बादल को घिरते देखा है ये कविता है, प्रेत का बयान, आओ रानी हम डोए पाल की, अकाल और उसके बाद, ये बहुत ही शानदार कविता है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता, ये अपने बच्चे पर लिखी हुई, ये भी बहुत ही अच्छी कविता है। अब बात करें इनके उपन्यास की। उपन्यास है इनके रतिनाथ की चाची, बल्चनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक, ये इनके उपन्यास है। अब है नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे, यानी कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी यात्री नाम किस कवि का है, तो जो नागार्जुन है वो मैथिली भाषा थी, उस मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं करते थे। बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया था, यानी हमारे क्या है कि समाज में ऐसी
भावनाएं होती है, ऐसी कुरीतियां जो फैली हुई है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के जैसे बच्चा होता है और वो जैसे बच्चा हुआ फिर मर गए, फिर बच्चे हुए फिर मर गए, यानी बच्चे जीवित नहीं रहते। तो उस पे क्या है कि किसी ने कोई टोटका बता दिया जाता है कि भाई इसका नाम है ऐसा उल्टा फुल्टा रख लो। किसी का जैसे हमने अब देखा है यहाँ पर, किसी का नाम बोधा है, किसी का कुछ ही है, इस प्रकार अलग अलग नाम रख देते वो। तो इसका नाम बचपन में इन्हीं कारण से, वो रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के कारण इनका नाम ढक्कन रखा गया। बचपन में इनका नाम क्या रखा गया? ढक्कन। लोग इन्हें प्यार से बाबा कहते थे, नागार्जुन को। आगे देखिए, इन्हें आधुनिक कबीर भी कहते हैं, यानी कबीर में जिस प्रकार के गुण थे, कबीर की जो उसका भी हम पढ़ते हैं तो उसमें जिस प्रकार की विशेषताएं थी वो विशेषताएं इनमें भी देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर कहते हैं। वो कबीर है वो भक्ति काल के थे, यानी वो भक्ति काल के थे और ये आधुनिक काल के कबीर है। ठीक है। इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। मैथिली भाषा में कविता करने पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी मैथिली भाषा में यात्री नाम से जो रचनाएं करते थे, तो उन जो मैथिली भाषा में जो साहित्य लिखा उसके कारण इनको क्या, वो कविता लिखी तो उसके कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनका संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। यानी ये जो अलग अलग है इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जितनी भी ये जो रचनावलियां है, नागार्जुन रचनावली, हरिशंकर प्रसाद रचनावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, बहुत सारी है। इनको सारे को एक जगह करके हम एक क्लास ले लेंगे, उससे क्या होगा कि आपको याद करने में भी सुविधा होगी और एक जगह सारा मैटर आपको मिल जाएगा। अभी जैसे जिस प्रकार हम कवि पढ़ रहे हैं, कवियों के साथ में जैसे जैसे इनका वर्णन आ रहा है वैसे वैसे आप इसको देखते चले। तो जो नागार्जुन रचनावली है वो 7 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां, यानी कुछ पंक्तियां जो अक्सर देखकर पूछते हैं कि ये पंक्तियां किसकी है। बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे है, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे है। यानी ये जो कविता है, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे है, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे है, ये है हमारे नागार्जुन की। आगे है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। ये जो अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, यानी जो कविता है अकाल और उसके बाद, उससे ली गई लाइनें है। देखो, कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी जो अकाल पड़ गया था, अब अकाल पड़ गया तो अब धान ही नहीं है भाई, अनाज नहीं है, तो अनाज भी नहीं है तो हम चूल्हे पे बनाएंगे क्या। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी चूल्हा है उसने रोया, यानी पर मानवीकरण अलंकार है, यानी जो मानव के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो इन वस्तुओं पर थोपी जा रही है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो क्रिया अगर किसी दूसरे पे हम लगाते हैं, यानी उसको थोपते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि मानवीकरण अलंकार। तो चूल्हा, रोने का काम चूल्हा नहीं करता, रोने का काम क्या करते, जो मनुष्य है वो करते। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी चूल्हा है वो रोता रहा क्योंकि उसपे कुछ पकवान भी नहीं बने। चक्की रही उदास, जब भाई अनाज ही नहीं है तो पीसेंगे क्या, भाई पीसने के लिए अनाज चाहिए, तो अकाल पड़ गया तो अनाज नहीं है। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, यानी जो चक्की और चूल्हे थे उनके पास में सो गई, क्योंकि जो कुत्ते हैं वो भाई हमारे समाज में रहते हैं, वो भाई बस्तियां होती है वहां रहते हैं, तो बस्तियों में वो रह रहे थे, पर अकाल पड़ गए, वहां पर मनुष्य थे ही नहीं भाई, कुछ बनाने वाले नहीं थे, कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था, तो वो कुतिया है वो क्या है, उसके पास सोती रही। बहुत ही शानदार कविता है। गुण खाए सह तीरों पर की, 12 खड़ी विदाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है। इन देखो यहाँ ग्रामत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है, क्योंकि जो छत चूती है ये जो ग्रामीण भाषा का शब्द काम में लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे दोष, गुण, अलंकार, छंद, वो सारे आगे करेंगे एक एक करके टॉपिक। आले पर बिस्तुइयां नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। वो भी शानदार कविता है, यानी एक टीचर पे कही गई है। गुन खाए से तीरों पर की, 12 खड़ी विदाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है,
आले पर बिस्तुइयां नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। यानी ये तो साफ सीधी सी है, उसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। तो ये एक मास्टर पे लिखी गई कविता है। आगे हमारा है केदारनाथ अग्रवाल। जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी, अभी मैंने आपको बताया था अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया, तो 1911 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल। मृत्यु की बात करें तो 2000। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, देखिए, नींद के बादल 1947 ईस्वी, युग की गंगा 1947 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, लोग और आलोक 1957 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, बसंती हवा, माजी न बजाओ बंसी, पंख और पतवार 1979 ईस्वी, है मेरी तुम 1981 ईस्वी, पत्नी पे लिखी गई है, और मार प्यार की थापे 1981। यानी केदारनाथ अग्रवाल की ये जो रचनाएं वो महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये रचना किसकी है। या ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे इनमें से 3-4 रचनाएं दे दी, एक रचना किसी दूसरी देते तो बोलते हैं कि भाई केदारनाथ निम्न में से केदारनाथ की रचना नहीं है, तो वो जो नहीं है वो छांटनी होती है, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। आगे है केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे, यानी इसका जो काम धंधा था वो क्या था, ये वकील थे पेशे से। इनको सोवियत भूमि पुरस्कार व साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी जो रचनाओं का नाम नहीं दिया, सोवियत भूमि पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इनको छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है, यानी पूर्व रचना के लिए 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो ऊपर नाम आया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो अपूर्व रचना है, 1986 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, उनकी जन्म की बात करें तो 1912 ईस्वी, यानी उनकी 11 है केदारनाथ अग्रवाल की, और इसकी 1912 है। और मृत्यु की बात करें तो 2000, उनकी भी 2000 ही है, तो जन्म डेट है उनमें 1 साल का फर्क है। प्रमुख रचनाएं, यानी इनको आपस में एक दूसरे से अटैच करके इनके बाद में ये, इनके बाद में ये, इस प्रकार करके चलोगे तो ही याद रहेगा। ये ऐसे आप सीधा याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही कम चांस से याद कम समय के लिए रहेगा, वापिस भूल जाओगे। रूप तरंग 1956 ईस्वी, ऋतु संहार इस अकाल वेला में 1988 ईस्वी, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार मिला था। निराला की साहित्य साधना जीवनी, जो रामविलास शर्मा उनकी रचना है, निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है, निराला पे लिखी हुई 1970 ईस्वी में, जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निराला की साहित्य साधना पर 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर आता है शिवमंगल सिंह सुमन, जन्म की बात करें तो 1915 ईस्वी, मृत्यु 2002 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं, हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, मिट्टी की बारात, 5 खंडों में, जो मिट्टी की बारात है वो 5 खंडों में है। इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है इसको, ये जो मिट्टी की बारात है ना, इसे संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहा जाता है। पहला है वो सरोज स्मृति है, निराला की जो रचना है सरोज स्मृति, जो अपनी बेटी सरोज है उस पर लिखी गई रचना है ये सरोज स्मृति। तो ये सरोज स्मृति है, वो संसार का पहला शोक गीत है, और ये जो संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत कहलाता है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात रचना के लिए 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी जो मिट्टी की बारात रचना है उसपे इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनसे जो आगे की जो कवि है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।